जनता की दी गई राय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सीएसडीएस के रिसर्च एसोसिएट राहुल वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा प्रियम, वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, CNN IBN के नेशनल एडिटर भूपेंद्र चौबे। IBN 7 के लिए सीएसडीएस ने वैज्ञानिक पद्धति से जनता की राय ली है। पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज भार्गव। आइए हम आपको बताते हैं कि जो हमने सर्वे किया उसकी प्रक्रिया क्या रही। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 17 से 23 फरवरी के बीच में 17 से 23 फरवरी 2014 के बीच में हमने ये सर्वे किया। कुल मिलाकर 6 राज्य थे जिनमें हमने ये सर्वे किया। 6 राज्यों में हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सबसे पहले, फिर तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दिल्ली और महाराष्ट्र, यहां पर हमने सर्वे किया। और फिर आपको बता दें कि कुल 138 लोकसभा सीटों पर हमने यह सर्वे किया। विधानसभा की बात करें तो कुल 148 सीटों पर हमने सर्वे किया। कुल 512 पोलिंग स्टेशंस में यह सर्वे किया गया और कुल 9104 लोगों से यहां पर बाकायदा बातचीत हुई। फिर आपको बता दें किन किन लोगों के बीच यह सर्वे किया गया। शहरी वोटर्स की बात करें तो 10%, महिलाएं जो थी 42.2% महिलाओं से बात हुई। मुस्लिम वोटर्स जो हैं 13.9% इनसे बात की गई। अनुसूचित जाति के 17.6% लोगों से बातचीत की गई और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 4.0%। तो आइए अब आपको बताते हैं किस राज्य में हमने कितने लोगों से बात की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। हमने आंध्र प्रदेश में 1316 लोगों से बात किया। तमिलनाडु की बात करें तो 1029 लोगों से इस सर्वे के दौरान हमने बात किया। वहीं बिहार में 1458 लोग, उत्तर प्रदेश में 2860 लोग और दिल्ली की बात करें तो 985 लोगों से बात की। और फिर अंत में महाराष्ट्र की बात करें तो 1456 लोगों से हमने बात की। तो यह था हमारा सर्वे करने की हमारी प्रक्रिया क्या थी, यह हमने आपको बतलाने की कोशिश की। आइए अब ये बताना शुरू करते हैं आपको कि सर्वे के नतीजे क्या हैं। 6 राज्यों में IBN 7 के लिए किए गए CSDS के सर्वे में हमने लोगों से सवाल पूछा था कि कौन बने देश का प्रधानमंत्री। जवाब में 31% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े दिखे। वहीं 13% लोगों की पसंद राहुल गांधी थे। तो 4% जो लोग हैं उनकी पसंद है सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और मायावती। इसके अलावा 3% लोग मनमोहन सिंह को पहली पसंद के रूप में सामने रख रहे थे, तो नीतीश कुमार के साथ 2%। सर्वे के दौरान नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की जंग में 40% लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिखाई दिए, तो वहीं 22% लोग राहुल गांधी के पक्ष में नजर आए। संजय जी, तो इस शुरुआत पूरे से ही एकदम 44 और 22। बिल्कुल, जहां तक उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सवाल है, वो गैप बड़ा भारी लेकर के चल रहे हैं। जो 4 दिनों में हमने बताने की कोशिश की है कि फर्क जो आया है जनवरी और फरवरी में, वो मामूली फर्क है, लेकिन कुछ बड़े दिलचस्प फर्क हैं जो आज हम सामने खोलेंगे। लेकिन मूल बात यह है भूपेंद्र, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, एनडीए की बढ़त बरकरार है, यूपीए के पक्ष में कोई नई चीज हाथ में आती हुई दिखती नहीं। क्या हम इस ट्रेंड को स्टेबलाइज होता हुआ मान लें? देखिए, अगर सीएसडीएस के आंकड़ों के हिसाब से आप चलें और जो हमारी फाइंडिंग्स जनवरी के हमारा जो ट्रैकर था उसकी थी और जो फाइंडिंग्स अब की जो निकल के आ रही है मार्च के महीने में, उसको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो हमने एक पिक्चर हमने दिखाने की कोशिश की थी देशवासियों को जनवरी के महीने में, वही पिक्चर मार्च में भी कुछ न कुछ ठोस, कुछ न कुछ कॉन्क्रीट होती दिखती है। आज बड़े मजे की बात है संजय, मैं आज ही अभी लखनऊ से थोड़ी देर पहले आया हूं और वहां पर मेरी बातचीत जितने बड़े बड़े सियासी दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, सबके वरिष्ठ लीडरानों से मेरी मुलाकात वहां पर हुई। कुल मिलाजुलाकर सब लोगों का आकलन यही था कि जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर, वो सटीक दिखते हैं। वो दिखाते हैं कि वाकई जमीन पर कुछ बदल रहा है। लहर वो सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में है, थोड़ी बहुत लहर वो दिखती है नरेंद्र मोदी के फेवर में। बिल्कुल, यूपी बिहार एक बहुत बड़ी नई खबर के रूप में सामने आ रहा है। राहुल, आपसे क्लैरिफिकेशन यहां ले लेना चाहिए। क्या ये नाम नेताओं के आपने प्रॉम्प्ट किए थे या उनकी पसंद के तौर पर थे? ये एक तरीके से लीडिंग सवालों के तौर पर तो नहीं थे? नहीं, एक सवाल हम जो बिल्कुल शुरू में पूछते हैं वो ये होता है कि आप अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसे पसंद करेंगे, और ओपन एंडेड सवाल होता है। करीब 80 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो हेमा मालिनी का नाम ले सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं और शायद विनोद जी का भी नाम ले सकते हैं, और वो तक कोड होता है। और उसके बाद हम जब प्रश्न जो होता है उसके बीच में पहुंचते हैं
तो फिर 2 या 3 प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के बीच में कंपेयर करने को कहते हैं कि अगर आपको मोदी और केजरीवाल के बीच में चुनना हो तो किसे चुनेंगे, मोदी और राहुल के बीच में चुनना हो तो किसे चुनेंगे। जी केतकर साहब, ये बताएं आप कि हम लोग एक बात करते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन बहुत पहले शुरू कर दिया है, कहीं वो आउट तो नहीं हो जाएगा। आप समझते हैं कि वो ये ट्रेंड बरकरार रख सकते हैं, स्टेबलाइज हो गया है, या परिवर्तन हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है? कुछ कम हो सकता है कि नहीं मालूम नहीं, अभी तक तो बरकरार है और मुझे लगता है कि यही ट्रेंड रहेंगे और 1 महीने में कोई दूसरी घटना नहीं होगी और आपका कोई नया अच्छी तरह का परफॉर्मेंस नहीं होगा या आप कहते हैं नाटक नहीं होगा, तो शायद यही स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि ये ट्रेंड स्टेबलाइज जो हो रहा है उससे हम सीटों का अंदाज कितना कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया, इससे भी ज्यादा बीजेपी को अंडर नरेंद्र मोदी लीडरशिप कितने सीटें आती हैं, वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको 160 सीटें आए और यही रहेगा आपका पसंदी का मामला। एक सवाल क्योंकि बहुत सटीक बात कहना है और ये समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं सर कि ये देखना ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है सीटों में तब्दील होता है कि नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जो बीजेपी को वोट भी मिलता दिखता है 38% उत्तर प्रदेश में और 30-32% के आसपास बिहार में, ये वोट भारतीय जनता पार्टी का है या ये वोट भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का है जिसका चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? ये ज्यादातर मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि 1 बरस जो कैंपेन चल रहा है मेनली मीडिया की तरफ से, उसका ये इम्पैक्ट है। लेकिन मीडिया का इम्पैक्ट, मैं नहीं कह रहा हूं मीडिया कैंपेन कर रहा है, लेकिन मीडिया से जो इमेज जगह हासिल कर जी, मीडिया ने प्रवीण तोगड़िया को भी बनाया था वैसे तो। नहीं, कैंडिडेट नहीं था प्राइम मिनिस्टर, नहीं, जो स्पेस दिया, जितना स्पेस दिया गया था। आपको मालूम है तब प्रवीण तोगड़िया की भी इमेज बहुत बड़ी बन गई थी। जी। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनको किया नहीं, मोदी को किया, वही बात है प्रवीण तोगड़िया और मोदी। मनीषा, मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसका ये जिक्र करें कि मीडिया प्रोजेक्ट करता है एटसेट्रा। अमेरिकन मीडिया में एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि कु क्लक्स क्लैन को जगह नहीं देंगे, जो रेसिस्ट क्लैन है, लिहाजा आपको कु क्लक्स क्लैन को स्पेस नहीं देंगे। ये प्रवीण तोगड़िया का जिक्र हुआ है, तो यहां पर भी एक फैसला हुआ था टैसिटली अंडरस्टूड कि स्पेस नहीं देंगे, तब से वो दिखे नहीं 6-7 साल से। मेरा सवाल ये है, जो इससे जुड़ा हुआ, दूर से जुड़ा हुआ है, कि इस दफे जो प्रोजेक्शन हुई है वो पार्टियों की नहीं हुई है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, तीसरी तरफ केजरीवाल, चेहरे प्रोजेक्ट किए गए हैं। ये अपने आप में एक डेमोक्रेसी के लिए किस तरह का संकेत आप मानती हैं? देखिए, लोकतंत्र में हमेशा आपको किसी न किसी तरह के आइडियाज जो हैं वो प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, और ये आज से नहीं, प्लेटो के समय से ही देखा जाए तो लोकतंत्र में कोई एक ऐसी आस होती है जिसको लेकर के वो अंतिम व्यक्ति या महिला मेरे हिसाब से जो है उस आस के बदौलत जीता है। और मैं ये कहूंगी कि जब हम ये कहते हैं कि मीडिया प्रोजेक्ट करती है, तो मेरे रिसर्च का काम वहां है जहां वो प्रोजेक्शन को देखने वाला इंसान बैठा होता है। उसके हिसाब से इस वक्त जब पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के घर घर, लोकतंत्र का दिया घर घर जल रहा है, इस वक्त वो किसी मीडिया की कोई छवि खा नहीं रहा, वो अपना एक चित्र बना रहा है। एक भारत था जिसका अवसान स्पष्ट रूप से हो रहा है, एक आइडिया था भारत का, वो चित्र अब कहीं ना कहीं सीमांत की तरफ, एक नए उम्मीद की जागृति है, और इसमें नए पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस, कहीं ना कहीं अगर मोदी भी ऐसे उनके वक्ष पर अगर युग बाहु ही बंधा होता तो क्यों उनके इतने छुट भैया नेताओं की जरूरत होती। मैं अभी कह रही थी यही कि मोदी जी का जो पटना में भाषण हुआ, गांधी मैदान में, वो ऐतिहासिक भाषण था। उस गांधी मैदान में मैंने जयप्रकाश नारायण, राज नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर सबके भाषण सुने, लेकिन मुजफ्फरपुर का भाषण का लब्बो लुआब जो था, वो छुट भैया नेता दोनों, दो राम लक्ष्मण की तरह दोनों बगल जब खड़े हुए, उसका लब्बो लुआब जो है वो अलग रहा। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं अभी भारत के गांव में उसके अंतिम व्यक्ति, वो उसको एक परिणति और एक रूप तो पहना ही रहा है। जी बिल्कुल। यहां हम देखेंगे कुछ और आंकड़े, किस उम्र के लोग किसको चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। इस सवाल के जवाब में 18 से 25 साल के 50% युवा मोदी के पक्ष में दिखे, तो 22% की पसंद राहुल गांधी थे। 24 से 35 साल की उम्र के 44% लोग मोदी के समर्थन में थे, तो 23% राहुल गांधी के साथ थे। 36 से 45 साल अधेड़ उम्र में 42% लोग मोदी के तरफ और आधे यानी 22% लोग राहुल गांधी के पक्ष में थे।
46 से 55 साल की उम्र में से 40% लोग मोदी की तरफ, आधे 20% राहुल की तरफ। यानी हर उम्र के लोगों के बीच बतौर पीएम मोदी ही बड़ी पसंद थे। ये सवाल को थोड़ा और जी विनोद जी, मुसलमान किसे चाहते कौन किसे चाहते कि पीएम बने? सर्वे में पूछे गए इस अहम सवाल पर सबसे ज्यादा 26% लोग राहुल गांधी के साथ थे, तो वहीं 11% लोग नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे। 5% मुस्लिम मनमोहन सिंह को तो 4% सोनिया गांधी को अपनी पसंद बता रहे हैं। जी यहां विनोद जी, कोई युवा नेता हो, इतना चार्मिंग नेता हो, उसके पास यूथ न हो, यूथ की इतनी कहानियां, इतना नैरेटिव बेचे, और एक बुजुर्ग इंसान के पास इतना यूथ हो, ये विडंबना क्यों है मनीषा? देखिए, एक चीज आप देखिए कि राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं उसमें सब्सटेंस की निहायत कमी है। कल मैं अहमदनगर में उनके भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उसमें कुछ तो बिल्कुल नासमझी वाली बातें उन्होंने बताया कि देखिए हमारी पार्टी ने अंग्रेजों को यहां से बड़े प्यार से भेज दिया। 1942 एक क्रांति हुई जहां गांधी ने भी कहा कि एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ की पॉलिसी ये करके, और बिल्कुल जेल गए लोग। तो ये उनका भाषण था। बहुत क्लिष्ट भाषा में वो लोगों को समझाते नजर आए कि हम एक फोकस्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, कि जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं लेकिन मिडिल क्लास के नीचे हैं, हम उन पे फोकस्ड हैं। अब ये एक इतनी क्लिष्ट टर्मिनोलॉजी है कि मैं जानती हूं कि पॉवर्टी लाइन का एक हाइपोथेटिकल कितने आंकड़े रचित करके, तो संचार जो वो बात करना चाह रहे हैं वो एक तरह से ना तो उसमें कोई सामाजिक दम है और ना इतिहास की स्पष्ट झलक है। और आज का युवा भारत का अगर आप समझिए तो वो एक तरह से बहुत ही उसका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा है। वो अखबार पढ़ता है, वो न्यूज सुनता है, उसके लिए इसमें सब्सटेंस नहीं है। वो सब समझते हैं कि हम तो राहुल गांधी से ज्यादा चतुर युवा नेता खुद ही हैं। यहाँ एक फेलिंग है। मुझे मालूम नहीं बौद्धिक समझ से इसका कितना वास्ता है, लेकिन जो एसएमएस और ईमेल और व्हाट्सएप का कल्चर है उसमें बौद्धिकता बहुत ही कम दिखती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि युवा लोगों में बौद्धिकता कम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मीडिया है, नया मीडिया जिसको कहा जाता है, वो तो ज्यादा बौद्धिकता की तरफ ध्यान नहीं देता, किंबहुना वो बौद्धिकता के खिलाफ ही ज्यादातर काम करता है। डिजिटल मीडिया इज ऑलमोस्ट एंटी इंटेलेक्चुअल, और वो जो है कारण कि जब लोग घूम जाते हैं ऐसे प्रचार से, डिजिटल मीडिया से या व्हाट्सएप से, वो ज्यादातर 18 से 22 एज ग्रुप में है, और वो ज्यादातर हमने देखा ज्यादातर वो 50% तक वो नरेंद्र मोदी के साथ थे। जी, मेरे सहयोगी, हम सबके सहयोगी हैं विनय तिवारी, आप मैनेजिंग एडिटर CNN IBN के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिक्र चल रहा है कि जो नौजवान तबका सोशल मीडिया को तवज्जो देता है और दूसरा नौजवान तबका जो गांव में रहता है और जगह रहता है जिसकी सोशल मीडिया तक पहुंच नहीं है, दोनों में क्या फर्क है? और जैसा संजय ने सवाल उठाया कि एक नौजवान नेता है राहुल गांधी, उनके साथ नौजवान क्यों नहीं है? देखिए, एक जो मेरे अपने अंदाज में जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है वो हम लोग को ये है कि अगर कोई नौजवान है तो केवल नौजवान को ही पसंद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उम्र का काबिलियत से शायद ताल्लुक उतनी गहरे तरह से नहीं रखते हैं जितना शायद हम लोग को लगता है। ये एक परसेप्शन है कि अगर आप यंग हैं या यंगस्टर हैं तो आपकी अपील यंगस्टर की तरफ ही ज़्यादा होगी। ये यंगस्टर के बीच डेफिनेशन जो है ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। कुछ लोगों के लिए यंगस्टर्स 40 से शुरू होते हैं या 40-45 के ऊपर होते हैं, कुछ लोग 55 की उम्र में भी यंग लीडर कहलाए जाते हैं। ये बड़ी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन है। दूसरी बात जिससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, ये बात सही है कि जो गाँव में युवक है उसकी सोशल मीडिया की तरफ जो एक्सेस है वो कम है, लेकिन पिछले 10 सालों में उसकी एक्सेस कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप 10 साल का दशक पहले का देखें उसके मुकाबले आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने एक तरीके का सेक्युलरिज्म ले आए हैं भारतवर्ष में, जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन की एक्सेस और एक छोटे शहर के लड़के की एक्सेस लगभग बराबर है, क्योंकि उसके पास भी वही यंत्र मौजूद है जो मेरे पास मौजूद है। और एस्पिरेशनल क्लास जो एक नया डेवलप हो रहा है भारत में, एक्सपोजर की वजह से, मीडिया की वजह से, देश दुनिया की तरह तरह की चीजें, तरह तरह के डेवलपमेंट्स लोग देख रहे हैं, उससे एक जो एस्पिरेशनल क्लास डेवलप हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम लोग अभी भी शायद राजनीति को और राजनीति में कैसे लोग बिहेव करते हैं वोटिंग पैटर्न्स में, उसको पुराने मापदंड से नाप रहे हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो रहा है ग्राउंड में, और वो मापदंड वो नहीं इस्तेमाल किए जा सकते जो शायद आज से 10 या 15 साल पहले किए जा सकते थे। विनोद जी, लेकिन विनोद एक मुद्दा इसमें आता है, राहुल जी के बारे में जो कहा गया है और मोदी जी के बारे में जो कहा गया है, राहुल जी के ऊपर पूरा बैगेज है यूपीए का 10 बरस का सरकार जिसमें वो शामिल नहीं है। जब राहुल की प्रतिमा आती है तब वो एक्चुअली जो मतदार है या आपका सर्वेयर में जो आता है वो उसका
ऑब्जर्वेशन दे रहा है वो पूरा यूपीए 10 इयर्स परफॉर्मेंस का दे रहा है। ये वैलिड पॉइंट मतलब है। मनमोहन सिंह की प्रतिभा भी राहुल को जुट जाती है। ये वैलिड तो पॉइंट जब राहुल गवर्नमेंट में नहीं है और उसको ये बर्डन कैरी करना पड़ता है तो नेचुरली एक जिसको कहते हैं स्टार्टअप एडवांटेज, वो स्टार्टअप एडवांटेज मोदी जी को मिलता है। एक मैं जोड़ना चाहूंगी यहाँ कि कहीं ना कहीं अब ये भी दिखता है कि राहुल अगर लोगों से ज्यादा जुटते, गवर्नमेंट में सीधे आए होते, ये भाषण का प्रकरण उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया होता तो उनके एडवांटेज में ये बातें गई रहती। अब ये बीता हुआ काल। पिछले दिनों में विनोद सर हम लोगों ने बहुत बात की इस पे, बहस पुरानी है, लेकिन भूपेंद्र इस वक्त लेटेस्ट फील क्या मिलता है पार्टी से? एक कि पहले एंग्स्ट और ग्रीवांस की लैंग्वेज बोलने की बात थी, फिर था कि हम दे रहे हैं, जी हम देंगे। जी जी जी। उधर नरेंद्र मोदी ने नई उम्मीद, नई हसरतें, नए अरमान, इस बदलते हुए देश को कैप्चर करने की कोशिश की। कांग्रेस उस पर आई, देर से आई है, अब आई है। देखिए दरअसल हुआ क्या, कांग्रेस के अगर आप शासनकाल को देखें 2004 से आप देखें तो लगातार कांग्रेस हमेशा इतिहास को एक बेसिक एडिफाइस बनाती है। कांग्रेस के जो नेता है, आप उनसे बातचीत अगर करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि उनका पहला है कि देखिए 1970 में क्या था, 1980 में क्या था, और अब देखिए हम जो कदम उठा रहे हैं, वो लोग जो कि वंचित रह गए थे 1970-1980 के दशक में, हम उन सब लोगों के लिए अब हम काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जब से अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में प्रस्तुत कर पाए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने उस डिस्कोर्स को चेंज कर दिया। वो बात करने लगे भविष्य की। राहुल गांधी को बहुत लंबा अरसा लगा ये समझने में कि बात इतिहास की नहीं की जा सकती, ज्यादा आज के युवाओं से, आज के मतदाता से बात भविष्य की करनी पड़ेगी। अब वो कर रहे हैं, लेकिन जैसा मनीषा ने कहा कि शायद छोटी छोटी बातें देर हो गई। एक तो मेरी उम्र थोड़ी छोटी है, पर अगर मैं इतिहास को देखूं तो इंडिया का हर इलेक्शन एक तरह से प्रेसिडेंशियल स्टाइल में हुआ है। कभी नेहरू का करिश्मा था, कभी इंदिरा गांधी के नाम पे हुआ है, कभी राजीव और कभी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये पहला इलेक्शन नहीं है जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल में रन किया जा रहा है। दूसरी बात, ये मोदी का वोट है या भाजपा का वोट है? हम एक सवाल पूछते हैं मतदाताओं से कि आप जब अपना वोट देते हैं तो किस आधार पर देते हैं? पार्टी के हिसाब से देते हैं, कैंडिडेट को देखते हुए देते हैं, या फिर पीएम कैंडिडेट को देखते हैं? 43% लोगों ने बोला कि पार्टी को देखते हैं, 23% ने बोला कि लोकल कैंडिडेट को देखते हैं, और सिर्फ 30% मतदाता बोलते हैं कि हम पीएम कैंडिडेट को देखते हुए देते हैं। राहुल, ये तमाम ग्राफिक्स हम लोगों को दिखाएंगे, ये सारी सूचना बताएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देश के बड़े मुद्दे क्या हैं और किस नेता में उन्हें संभालने का दम है? सर्वे के दौरान हमने अहम मुद्दों पर भी लोगों की राय जानी। सर्वे के मुताबिक 36% मानते हैं कि मोदी संभाल सकते हैं आर्थिक समस्याएं, 24% मानते हैं कि राहुल संभाल सकते हैं आर्थिक समस्याएं, 8% मानते हैं कि केजरीवाल संभाल सकते हैं आर्थिक समस्याएं, 39% मानते हैं कि मोदी कर सकते हैं देश का विकास, 22% मानते हैं कि राहुल कर सकते हैं देश का विकास, 9% मानते हैं कि केजरीवाल कर सकते हैं देश का विकास, 35% मानते हैं कि मोदी काबू में कर सकते हैं महंगाई, 16% मानते हैं कि राहुल काबू में कर सकते हैं महंगाई, 13% मानते हैं कि केजरीवाल काबू में कर सकते हैं महंगाई, 30% मानते हैं कि मोदी कम कर सकते हैं भ्रष्टाचार, 15% मानते हैं कि राहुल कम कर सकते हैं भ्रष्टाचार, 21% मानते हैं कि केजरीवाल कम कर सकते हैं भ्रष्टाचार। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान और मुस्लिम समस्या के मुद्दे पर लोगों की जो राय सामने आई, उसके मुताबिक 30% मानते हैं कि मोदी कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण, 22% मानते हैं कि राहुल कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण, 8% मानते हैं कि केजरीवाल कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण, 22% मानते हैं मोदी कर सकते हैं दलित उत्थान, 24% मानते हैं राहुल कर सकते हैं दलित उत्थान, 11% मानते हैं कि केजरीवाल कर सकते हैं दलित उत्थान, 16% मानते हैं कि मोदी संभाल सकते हैं मुस्लिम समस्या, 39% मानते हैं कि राहुल संभाल सकते हैं मुस्लिम समस्या, 14% मानते हैं कि केजरीवाल संभाल सकते हैं मुस्लिम समस्या। मुझे एक दिक्कत हो रही है संजय, वो ये कि मोदी और राहुल के साथ सिर्फ केजरीवाल का नाम ही क्यों? आज ममता बनर्जी का वक्तव्य है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, दावेदारी के लिए जयललिता का समर्थन करती हैं। ऐसे और भी बहुत से नेता हो सकते हैं। चुनाव की जो तस्वीर उभरे, अगर हम सिर्फ इस सर्वे के मुताबिक ना जाए तो सिर्फ केजरीवाल ही क्यों? ये आपने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है और लोगों की भी राय हम लोग इसमें सुनना चाहेंगे। मेरी इसमें राय सर ये है कि मीडिया में एक नैरेटिव, नरेशन बनाने के लिए आसान होता है, एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है।
तो इस वक्त हमने इस सिंबल को पकड़ लिया है जो कि एकदम अनरियलिस्टिक है प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी के लिए। प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी किसकी आ सकती है? ज्यादा सीटों के कारण जयललिता की आ सकती है, ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी के नाम पर नवीन पटनायक की आ सकती है, वरिष्ठता के नाम पर 10 सीट के बावजूद शरद पवार की आ सकती है। लेकिन मीडिया में हमको गप करने के लिए पहला एक कैच वर्ड चाहिए होता है। ये कैच वर्ड का सवाल, थोड़ा सा डिसएग्री, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनफेयर हो रहे हैं। नहीं, खिलाफ नहीं हो रहे। मैं संजय की बात कोई आगे जयललिता क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ केजरीवाल के साथ साथ और लोग क्यों नहीं जो इन्होंने नाम लिए? ममता बनर्जी क्यों नहीं? ममता लोगों का बनर्जी आपने नाम जी। लिया, वो इसलिए देखिए कि आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी, जयललिता, नवीन पटनायक की तुलना एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं जिसने अभी साल भर पहले एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसने अभी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा है। वो चुनाव वो जीत गया, वो उसके बाद को लग रहा है कि हो सकता है इस जीत के बाद अब वो जो जादू, जो करिश्मा उन्होंने जो दिल्ली में कर दिखाया, वो कहीं राष्ट्रीय स्तर पे दिख जाए। वो देखिए हम इस शख्स का मुकाबला उस पार्टी से भी कर रहे हैं जो 1885 में बनी, ठीक बात है, लगातार सरकारें चलाई। हम इस शख्स का मुकाबला जो 1 साल पुराना है उससे भी कर रहे हैं जो पिछले 10-1 साल से मुख्यमंत्री है गुजरात का। जो तो क्या वो भी उचित है? इससे नहीं, देखिए, जब आप अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति का, जो सिर्फ एक, आपकी बात ठीक है कि अगर आप उसकी बीजेपी से तुलना कर सकते हैं तो आप उनकी बाकी लोगों से तुलना क्यों नहीं कर सकते? अब आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का कोई वोट उत्तर प्रदेश या उड़ीसा जैसी जगह में हो सकता है? क्या आपको याद है कि ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में आके कब आखिरी बार कैंपेनिंग की होगी? नहीं भूपेन, आपकी बात ये सही है। अरविंद केजरीवाल ने, देखिए, भले ही हम इस बात को माने चाहे न माने, उन्होंने एक नेशनल इमेजिनेशन, एक कैप्चर उन्होंने कर लिया है। आपने बिल्कुल, अब वो शायद चूंकि वो एक नए ओपनिंग बैट्समैन है, नहीं, जो भी आप उसको टर्मिनोलॉजी दे लीजिए, लेकिन वो वही है। भूपेन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने एक नेशनल इमेजिनेशन कैप्चर की है, इसलिए जुबान पे वो नाम तुरंत आता है। लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार पर पसंद के रूप में पूछने का जो जवाब है वो वास्तविक जवाब ये है कि ये अनरियलिस्टिक सवाल है। हो सकता है जी मनीषा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी अगर आप देखिए, उनका दिल्ली में होना वो भी एक बहुत प्रबल फैक्टर रहा। दिल्ली की असेंबली जो है वो नगर पालिका और स्थानीय निकाय के चुनाव जैसी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वो शहर है, जब 1988 में, मुझे याद है, मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती थी और कर्पूरी ठाकुर उसी साल उनका निधन हुआ, उस पूरे कॉलेज में कोई नहीं जानता था कि किस कारण से मुझे कॉलेज से छुट्टी दी जाए। तो दिल्ली की एक विडंबना है, स्थानीयकरण को, स्थानीयता को, स्थानीय नेताओं को दिल्ली समझता नहीं। अगर आप कहिए कि जाके आप जयललिता के पॉलिटिक्स के क्या डायनेमिक्स हैं, क्यों लेफ्ट से बिफरा हुआ, इसके क्या स्थानीय कारण थे कि उनके वैयक्तिक कारण थे, तो इस पर तुरंत हमको एक पैकेज मसाला दिल्ली में नहीं मिलेगा। स्थान को हम समझते नहीं। मनीषा का ये मुद्दा बहुत बराबर है, क्योंकि दिल्ली में जो माहौल बनता है उसका नेशनल इंपैक्ट होता है। दूसरा कारण यह है कि ये सबसे ज्यादा मीडिया सेवी सेंटर है। तमिलनाडु में, चेन्नई में आपको इतना मीडिया नहीं मिलेगा, आप सही कह रहे हैं, और कलकत्ता में नहीं मिलेगा। तो जयललिता ने, समझो कि जो आपने किया, माफी वो चाहूंगा, जयललिता और ममता ने दिल्ली में किया होता तो शायद उसके परिणाम अलग होता। तो दिल्ली का और मीडिया का दोनों का प्रभाव। कुमार साहब, अन्ना हजारे को भी नेशनल प्रोफाइल लेने के लिए दिल्ली आना पड़ा। एब्सोल्युटली। नहीं तो रायगंज सिद्धि में वो हमेशा यही करते थे। मुंबई का मीडिया भी देखता नहीं था। हमारे लिए CSDS का जो सर्वे था, नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की चाय वाली जो टिप्पणी आई थी, उस पर हमने जानकारी कितनी है लोगों के पास, उसके बारे में जब पूछा तो 40% लोगों ने माना कि उन्होंने चाय वाला कमेंट सुना है, जबकि 60% लोगों ने इसकी जानकारी से मना किया। क्या कांग्रेस का मोदी को चाय वाला कहना सही था? सर्वे में 70% लोगों की राय में मोदी को चाय वाला कहना गलत था, जबकि 18% की राय में मोदी को चाय वाला कहने में कोई गलत नहीं है। बीजेपी की चाय पर चर्चा में लोगों की कितनी दिलचस्पी है? सर्वे में यह सवाल पूछा गया तो 17% लोगों ने कहा कि वो चाय पर चर्चा के लिए में जाने को तैयार हैं। 11% लोगों ने कहा कि अगर बुलाया गया तो जाएंगे, लेकिन 1/4 यानी 25% लोगों ने कहा कि वो चाय चर्चा में नहीं जाएंगे। जी, अब अगर राजनीतिक संवाद इस स्तर तक आ जाए कि वो तो चाय बेचता था, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो जैसे केजरीवाल भी अक्सर किया करते हैं। शिंदे कौन होता है हमें बताने वाला, हम बताएंगे शिंदे को कहां बैठना है। राजनीतिक संवाद का स्तर, मणिशंकर और केजरीवाल दोनों में क्या फर्क है? चाय वाला टिप्पणी जो है, एक कैंपेनिंग पॉइंट तो दे दिया मणिशंकर जी ने, एक कैंपेनिंग पॉइंट जरूर दे दिया, लेकिन आपको याद होगा जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जब वाजपेयी पंतप्रधान के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ आ रहे थे, तब बड़ी बड़ी पोस्टर्स बंबई में भी आई थी, क्या आप विदूषक को वोट देंगे या नेता को? तो ये भाषा क्या अच्छी थी?
तो मुझे लगता है कैंपेन्स में ऐसा कोई कोई लोग बोल देते हैं और उसका फायदा किसी को हो जाता है, लेकिन तब बीजेपी को ही फायदा हुआ जी। उन्होंने ही कैंपेन किया कि आप विदूषक को वोट दे रहे हैं क्या, तो लोगों ने जिन्होंने ऐसा कहा उनके खिलाफ गए नहीं, उन्होंने उनको ही वोट दिया 1998 में, लेकिन 1999 में तो सीताराम केसरी अध्यक्ष नहीं थे तो वो सवाल नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है इस तरह का कैंपेन बहुत दफा हुआ है अपने देश में भी। मनीषा मुझे बताएं, नरसिम्हा राव भी थे, कांग्रेस के ही नेता थे, उनका कहना था कि हमारे ये इस प्रकार की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ही संभव है कि मायावती मुख्यमंत्री बन जाए। एक तरफ वो बुद्धिमत्ता, दूसरी तरफ एक हेय दृष्टि से देखना कि ये तो चाय वाला है, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से यहाँ सहमत हूँ। राजनीति में भाषा का परिमार्जन होना चाहिए, और कई बार वहां लोग एक चाहते हैं कि अगर कोई और रप्चर नहीं हो रहा है तो भाषा से ही एक ऐसा रप्चर करें कि एक खंडित हो जाए लोग, और विभाजन से कुछ इधर कुछ उधर गिरें, और उससे कोई एक दलगत राजनीति हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ और भी कहूंगी कि जिन पर ये टारगेट की जाती है भाषा, उनका राजनीतिक विवेक जो है वो उनके साक्षरता के दर से कहीं ज्यादा है। वो सोच समझ के अपनी जुबान बंद करके वो रोजमर्रा का जीवन अलग जीते हैं और अपने राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल अलग करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर प्यार से उनका हौसला अगर आप जीत लीजिए तो आपको बताएंगे कि अरे डर की बात नहीं है, अब तो ईवीएम है, सबकी बात सुनेंगे, अंदर जाते अपने विवेक की सुनेंगे। और एक बात है कि कैम्ब्रिज की डिग्री राहुल की सच है या झूठ, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, टीवी पे बहुत चर्चा हुई। अभी तक मैंने सुना नहीं है कि नरेंद्र मोदी एसएससी कौन से साल में हुए और कौन से कॉलेज में गए थे कि उनको पूछा गया। तो मैं ये नहीं मानता कोई अशिक्षित भी प्रधानमंत्री हो सकता है। मैं अशिक्षित और सुशिक्षित डिग्री और स्कूल से नहीं पहचानता। देखिए ये लेकिन जब मीडिया राहुल को पूछती है कि आप कैम्ब्रिज में गए थे और एक्चुअल सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, तब ये नरेंद्र मोदी को भी पूछना चाहिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है क्या, और कौन सी, और राज ठाकरे से भी पूछा जा सकता है, कौन पूछ राज उद्धव को दोनों को पूछ सकते हैं, लेकिन वो जे स्कूल में थे। मैं एक भाषा की, चूंकि वो बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया विनोद जी, वो जब राहुल गांधी ने जब प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो अध्यादेश को उन्होंने फाड़ने की बात की, कहा नॉनसेंस, तो राहुल गांधी ने पहली बार उस शब्द का प्रयोग किया था पब्लिकली। तो लोगों ने पूछा कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से कि भाई ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया गया, तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा जब अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप लोग कहते हैं वाह साहब क्या तीखी बात कही, क्या सीधी सटीक बात कही। अब हमारा नेता भी वही बात कर रहा है तो आप लोगों को उससे दिक्कत है। दर्शाता क्या है? दर्शाता यह है कि दरअसल भारत में एक बड़ा तबका ऐसा भी हो गया है जिसको लगता है इंस्टेंटेनियस सब कुछ होना चाहिए, फास्ट फूड पॉलिटिक्स, इंस्टेंटेनियस, चुटकी बजाई और काम हो जाए। कहीं ना कहीं सब नेता जो हैं वो भी इससे थोड़े बहुत ग्रस्त होते दिखते हैं। इसमें दो बातें छोटी छोटी कहना चाहूंगा। एक तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि डिसेंट लैंग्वेज इज डिजायरेबल बट नॉट रिक्वायर्ड इन इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। तो हम सब चाहते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग हो, पर कोई जरूरी नहीं है और कभी जल्दी होता भी नहीं। हर जगह अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और उसी तरह से इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। अमेरिकन इलेक्शंस में इससे भी ज्यादा अभद्र बातें। दूसरी चीज मैं एक चीज खत्म कर लूं। जब हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कर रहे थे कि केजरीवाल को इस बीच में क्यों लाया गया, और उसका कारण यह था केजरीवाल को लाने की, हमारी टीम में आपस में भी बहस हो रही थी कि भाई मोदी और राहुल दो नेशनल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे ज्यादा दमदार लोग हैं, केजरीवाल को क्यों रख रहे हैं। तो हमने ये तय किया केजरीवाल को रखने के कारण कि एक केजरीवाल का नाम है जो नेशनल ट्रैक्शन रखेगा। जहां 6 स्टेट्स में आप जा रहे हैं, केजरीवाल के बारे में कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं कहते नजर आएंगे। जबकि आप जयललिता या मायावती तो शायद जयललिता के नाम पे उत्तर प्रदेश में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और मायावती के नाम पे तमिलनाडु में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि ओजस्वी भाषा में और ओछी भाषा में फर्क कीजिए। और भारत के मैदानी इलाकों में बड़े मन से दिलचस्पी लेके लोग नेताओं के भाषण सुनने आते हैं। ओजस्वी भाषण दीजिए, मुद्दों को सामने रखिए, और ओछी भाषा को बिल्कुल त्याग कीजिए। क्या ये कह सकते हैं कि ओजस्वी भाषा अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम ओछी भाषा का इस्तेमाल ना करें, सामान्य भाषा का इस्तेमाल करें। इसमें मनीषा जी मैं आपकी बात का बहुत जबरदस्त स्वागत करता हूं, क्योंकि नेता ऐसे समय में अपनी जीत के लिए किसी भी छोटेपन पर उतरते हैं और वो ये नहीं समझते कि
पब्लिक की नजर में, पब्लिक के पास जो विवेक है, वो जानती है कि इस ट्रैप में आपके कड़ी भाषा से, लफ्फाजी से या मुंहजोरी से वोट नहीं बदलता, लेकिन लोग अपने को एक्सपोज करते हैं, अपने को बेनकाब करते हैं। एक तरफ इवॉल्व इंसान और एक तरफ इस प्रकार की मीडियोक्रिटी। विनय तिवारी, हम लोगों ने भाषा पर बात की है और हम लोगों पर भी बड़ा इल्जाम लगता है कि हम कैसी चीजों की कहानियां बता रहे होते हैं, हम सिलेक्ट क्या कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि बहुत कुछ असर हमारी वजह से भी ऐसी भाषा को बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है नेताओं को कि मुझे तो फुटेज मिल जाएगा? बिल्कुल संजय, इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। कुछ भाषा जो फुहड़ होती है वो शायद आपके संस्कारों की वजह से होती है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हम देख रहे हैं जिसमें कारण भाषा का इसलिए है क्योंकि कैमरा सामने है, और एक टेंडेंसी हो जाती है कैमरा के सामने कि आप यू स्टार्ट प्लेइंग टू द गैलरी। आप ऐसी बातों को इस्तेमाल करने लगते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे आपको लगता है कि ये स्मार्ट साउंड करेगी, लेकिन स्मार्टनेस और ओवर स्मार्टनेस में बहुत थिन लाइन है। और जो चाय वाला कमेंट था वो अगर आपने उसको पूरा फुल फॉर्म में अगर सुना हो तो वो एक ऐसी एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में अधिवेशन चल रहा है, इसमें जो हम लोग चाय पी रहे हैं इसका काम वो कर सकते हैं। ये एक ओवर स्मार्टनेस की निशानी का एक एग्जाम्पल था, और ओवर स्मार्टनेस कैमरे पे बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो जाती है। और आजकल के मीडिया में ये जो मैग्निफिकेशन होता है खराब भाषा का, वो इतनी जल्दी होता है, जिसमें टीवी सोशल मीडिया को फीड ऑन करता है और सोशल मीडिया टीवी पे फीड ऑन करती है। एक तरीके की आपस में एक रिश्ता बना हुआ है, उससे ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। सच ये है कि इस तरीके की भाषा पहली बार नहीं हुई, नई नहीं है, और भारत के संस्कृति में या छोटे शहरों में या बड़े शहरों में इस हमारे हर इंसान के अंदर एक कहीं ना कहीं छोटा सा ओछापन छुपा हुआ है, लेकिन टीवी और मीडिया के सामने वो या तो एक्सपोज हो रहा है या वो मैग्नीफाई हो रहा है, और उसकी वजह से काफी प्रतिक्रिया और काउंटर प्रतिक्रिया में उस डिस्कोर्स को और खराब करने में मदद करता है। इसी में एक नई चीज हो रही है जो मेहमानों पर भी मैं चाहूंगा कि आप रिएक्ट करें कि व्यंग्य और हास्य में हिंदुस्तानी मिजाज बहुत अलग है, बड़ी शानदार बातें हम करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे नौजवान कॉमेडी का इस्तेमाल करके, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए, जोक्स के जरिए बहुत ही इवॉल्व ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। तो बात तो वही है कि किसका मन कितना छोटा, कितना मन बड़ा। सेल्फ डिप्रेकेटिंग ह्यूमर तो गायब है मनीषा। हाँ, ये कहा जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जब लालू जी का भी एक तरह से वो बिल्कुल असेंडेंट थे, बेस्ट एग्जाम्पल है लालू यादव, सबसे खूबसूरत, लेकिन कहीं ना कहीं वो ही भाषा ओजस्वी से बिल्कुल उसका ढलान हुआ। और उसके रिसीविंग एंड पे अगर आप देखिए तो दो पर्व से महिलाएं भागती हैं, एक होली का पर्व और दूसरे चुनाव का पर्व, और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बोली की गोली जो है बहुत गहरी पड़ती है। आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई भूपेन। इसीलिए शुरू का जो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया जिसको कहा जाए और पॉलिटिकल क्लास एस्टेब्लिशमेंट कहा जाए, लालू की हेठी दिखाने में, उनको ओछा दिखाने में बड़ी मेहनत की, बहुत वक्त लगा करके अपना दम के बल पे, परसिवियरेंस के बल पे अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाई और इज्जत हासिल की। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं। आपको याद हो जब लालू जी जब पहली बार जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर जब वो दिल्ली आते थे, उस वक्त प्राइवेट मीडिया इतना नहीं होता था, और हम तो उस वक्त पत्रकारिता में भी नहीं थे। मैं 95-96 की बात आपको कर रहा हूं। मैं जब वो दिल्ली आते थे तो क्या होता था, कुछ चुनिंदा अंग्रेजी भाषी पत्रकार उनके घर जाते थे। उनके इंटरव्यूज कहां होते थे? उनके इंटरव्यूज होते थे उनकी भैंसों की, जहां पे वो भैंसों को धोते थे वहां पर होते थे। भैंस को धोने का जो शॉट है जी, जो दातुन करने का उनका शॉट था जी, वो टीवी पे इमेज बनता था और लोगों को लगता था। चलिए सर, नेट ये है कि कर्कशता में और कटाक्ष में फर्क है। कर्कशता और कटाक्ष में बहुत फर्क है, और मुझे जो बहुत अफसोस हो रहा है, आज के दिन जो भाषा मुलायम सिंह यादव ने इस्तेमाल की, मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा है। उनसे जब पूछा गया कि मरीज मरे हैं, जब डॉक्टर की हड़ताल चल रही थी, तो उनका पहली प्रतिक्रिया ये थी रिपोर्टर से, तुम्हारे परिवार में कोई मरा है क्या? अब ये कहने की बात है क्या? इस भाषा को आप क्या कहेंगे? ये ओछी भाषा है, ओजस्वी तो है नहीं, ये ओछी है या उससे भी कोई नीचे का स्तर है? ये वो पत्रकारों को है समझना कि ये कलम लेके यहाँ पहुंच जाते हैं, असली तो हम हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरूर और समाजवादी धारा में इस तरह का गुरूर होना कहीं ना कहीं एक क्षोभ की बात है। और मैं कहूंगी यहाँ जरूर कि हम केवल, जैसे केतकर साहब ने कहा कि हम राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के अवसान की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखें कि समाजवादी धड़ा जिसके उपज का कारण ही समता मूलक जनक था और उन मुद्दों पे ये उठा, उसमें ऐसी भाषा का आना, इसको तो बहुत ही संक्षिप्त में आप उस व्यक्ति की बात करें, मुलायम सिंह यादव की, जो कि कल ये कह रहे थे कि उनके सबसे खास मित्र, उनके सबसे प्रिय मित्र अमर सिंह उनके साथ नहीं है। अब अमर सिंह की भाषा के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। जी, हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो जारी है। पिछले 3 दिनों में आपने देखा दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे 6 बड़े राज्यों में लोगों का नजरिया। आज हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश की तस्वीर क्या होगी।
देश में किसकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर अभी चुनाव हों तो, हम आपको इसी की एक झलक दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देर में आप देश का सबसे विश्वसनीय सर्वे देखेंगे। ये सर्वे IBN 7 के लिए CSDS ने किया है। जनता की राय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, CSDS के रिसर्चर राहुल वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा प्रिय, पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुजीत भल्ला। साथ ही हमारे साथ है IBN 7 और CNN IBN के मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी। जी, अब हम आपको दिखाते हैं वो अहम आंकड़े जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अगर अभी चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितने वोट मिलेंगे, केंद्र की सत्ता पर कौन होगा काबिज, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी राजदीप सरदेसाई के पास। थैंक यू वेरी मच संजय। अब देखते हैं बड़े आंकड़े, देश की बड़ी तस्वीर क्या बन रही है CNN IBN 7 के इस चुनाव विश्लेषण में। बीजेपी इस समय फरवरी 2014 में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 36% मिल रहे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल यानी यूपीए को 29% मिल रहे हैं। लेफ्ट को केवल 3%, आम आदमी पार्टी को देश भर में केवल 3%, बसपा को 4%, सपा को 4% और अन्य को 21%। यानी एनडीए इस समय सबसे ऊपर है 36%। अगर आप देखें 2009 में एनडीए को केवल 21.8% मिल रहा था, 15% से बढ़ रहा है। कांग्रेस को 4% का घाटा हो रहा है। यह सबसे बड़ी तस्वीर आ रही है कि एनडीए ऊपर है और कांग्रेस और यूपीए नीचे जा रही है। किस तरह से अगर हम सीटों का विश्लेषण करें, किस पार्टी को अगर चुनाव आज होते हैं तो किस पार्टी को कितने सीटें आएंगी, IBN 7 के इस प्रोजेक्शन में अब देखिए। बीजेपी और उनके सहयोगी दल यानी एनडीए को इस समय 212 से 232 सीट मिल रहे हैं। बीजेपी को अकेले 193 और 213 सीट के बीच मिलने के अनुमान है, यानी वाजपेयी जी को 182 सीट मिले थे, उससे भी ऊपर इस समय एनडीए का अनुमान लगाया जा सकता है, बीजेपी का अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल यूपीए को इस समय 119 से 139 तक यानी करीब 70 से 80 सीटों का घाटा हो रहा है। कांग्रेस शायद डबल डिजिट में रह सकती है, 94 से 110 सीट के बीच में कांग्रेस सिमट सकती है। यानी देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, करीब 100 सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस और यूपीए को, और करीब 100 सीटों का इस समय फायदा हो रहा है। अगर हम देखें 2009 और 2014 के बीच एनडीए को, पूरी तस्वीर एक तरह से भारत की बदल रही है 2009 और 2014 में। यह सबसे बड़ी बात आ रही है। छोटे दलों को अगर आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस तीसरे स्थान पर है 20 से 28, उसके बाद वामपंथी दल 15 से 23, अन्ना डीएमके 14 से 20, वाईएसआर कांग्रेस 11 से 17, सपा 11 से 17, बीजू जनता दल 10 से 16, टीडीपी 10 से 16। और ये जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल है, ये बाद में इनका महत्व बढ़ सकता है अगर बीजेपी 272 तक नहीं पहुंच पाती है। अगर हम देखें तृणमूल कांग्रेस को, इनको सबसे बड़ा फायदा हो रहा है हम अगर 2009 की तुलना करें। लेकिन बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि ये जो क्षेत्रीय दल है इनकी भी एक भूमिका रहेगी इस चुनाव के बाद। डीएमके, बसपा, टीआरएस, जेडीएस, जेडीयू को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें 20 सीट से अब 1 से 5 तक सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी जिसके सबकी निगाह है, उनको देश भर में सीटों के मिलना बहुत मुश्किल होगा, 1 से 5 सीट तक वो सिमट सकती है। यानी ये एक बड़ी तस्वीर उभर कर इस चुनाव में आ रही है। संजय, बैक टू यू। प्रिया राजदीप, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे के मुताबिक एनडीए बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है अगर अभी चुनाव हो तो। लेकिन सरकार बनने के लिए पड़ेगी क्षेत्रीय दलों की मदद की जरूरत। यूपीए की हालत खराब है, यूपीए 125 सीटों के आसपास सिमटने का अनुमान है। कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर, 2009 के मुकाबले 100 सीटों से ज्यादा का नुकसान उसको हो सकता है। ये आंकड़े करीब करीब हम देख चुके हैं, सामने आए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होगा, जो नया डेवलपमेंट है इस वक्त, वो ये है कि अलायंसेस को लेके, प्री पोल अलायंसेस में बहुत एक्टिविटी है, सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड हो गई है। कांग्रेस के लिए कितना अपसाइड है,
एनडीए के लिए और कितने एलाइज का अपसाइड है? जयललिता मोदी की मित्र मानी जाती थी, लेकिन लेफ्ट से दोस्ती करने के बाद आज उनको छोड़ दिया दोनों ने एक दूसरे को। इस प्रकार के डेवलपमेंट के बीच क्या यह संभव है कि एनडीए और यूपीए प्री पोल एलाइज कुछ और जुटा सकें? भल्ला साहब। अच्छा, पहले तो आज खबर यही आई थी कि तमिलनाडु में बीजेपी ने एमडीएम के पीएम 3-4 दिनों से हो गया, और हमें यह भी पता है कि कोई 3 महीने पहले 2 महीने पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई थी कि अगर ये अलायंस जो अब हुई है तमिलनाडु में, उससे 10-15 सीटें इनको मिल सकती। ऐसा ही एक पोल था, हाँ? और सिर्फ तमिलनाडु का पोल था। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी हम सोच सकते हैं कि बीजेपी को और एनडीए को, बीजेपी को खासकर इंक्रीज इन सीट्स हो सकती है कि नहीं, वो इंक्रीज इन वोटिंग हो सकती है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो अभी पोल देखें तो काफी अनसर्टेनिटी है इस पोल में, और मेरे को लगता है थोड़ा लाइन फैक्टर आ रहा है कि पीपल आर हेजिटेंट टू से कि भाई मोदी के लिए, क्योंकि मोदी को काफी प्रेस ने, आप लोगों ने, सब ने पोलराइज फिगर बनाया हुआ है। तो इस मैं ये नहीं कहता कि ये होगा, ये नहीं, मगर थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि ये जो पीक जो है वो अभी नहीं हुई है मोदी के लिए। आप कह रहे हैं मोदी के पक्ष में अंडर रिपोर्टिंग हो रही है? हाँ, ओके। जी मनीषा। मैं ये कहूंगी कि अलायंसेस के मुद्दे पे प्री पोल अलायंसेस अगर देखिए तो छोटे अलायंसेस, छोटे दलों से अलायंस करना और लाभकारी माना जा रहा है बड़े दलों द्वारा, और पोस्ट पोल जो होगा वो अलायंसेस नहीं होंगे, कहीं ना कहीं मध्यस्थता। ये पॉलिटिकल, इसमें सर्वे के अलावा कुछ और जो पॉलिटिकल स्टडीज होती हैं, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज जो होती हैं, मध्यस्थता का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मध्यस्थता की तरफ इशारा करते हुए मैं ये बताऊं कि कहीं ना कहीं आप देखिए तृणमूल कांग्रेस, जिसका आपने कहा कि ममता बनर्जी का वोट कहीं और, ये नहीं वो नहीं, अभी झारखंड जैसे स्टेट में 2 विधायक बंधु तिर्की और एक और, दोनों तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीयर टू पीयर इंटरेक्शन स्टेट्स के बीच भी हो रहा है, जिसको यहां से हम नहीं आंक पा रहे। तो छोटे छोटे अलायंसेस और मध्यस्थता करने वाले लोग, इसमें अन्ना हजारे की भूमिका जो बहुत अहम हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे जो करेंगे मीडिएशन, वो बहुत अहम हो सकती है। और एक तरह से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अब तक प्री पोल अलायंस के पहले लिख दी जाती थी, वो पोस्ट पोल शायद कुछ टॉल लीडर्स अब ये बताएं कि देखो इस कॉमन मिनिमम पे क्या जो जीत चुके हैं उन पे कोई समझौता हो सकता है। तो एक तरह से प्री पोल भी खुला रहेगा और पोस्ट पोल भी खुला रहेगा, और प्री पोल में बिल्कुल छोटे दलों की बिल्कुल तूती बोलेगी, वही दिखता है मुझे। मैं आपसे जानना चाहता हूं परंजय, प्री पोल जो है वो अमूमन पैंतरेबाजी भी होती है, वो नहीं भी टिकती है। जैसे आज हुआ जयललिता और लेफ्ट के बीच, वो नहीं टिका। पोस्ट पोल असली होते हैं जहां हिस्सेदारी होती है, तुम्हारा कितना हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा। जो प्री पोल अलायंसेज आज हो रहे हैं उनको आप कितने गंभीरता से लेते हैं? मैं एकदम इसका कोई महत्वपूर्ण मैं समझता नहीं हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो तो गठबंधन आपने यूपीए एनडीए कहा है, ये क्या बाकी है कुछ? एनडीए में क्या शिवसेना का दोनों हिस्सा भी है या नहीं है? शिवसेना छोड़ के और कौन है आज? अकाली हैं, अकाली रामविलास पासवान हैं, अभी आए हैं। रामविलास पासवान का सुविधावादी राजनीति आप जानते हैं, 1996 से 2002 तक हर सरकार में वो मंत्री थे ना, ठीक ना? बीच में एनडीए यूपीए बहुत कुछ हो गया, ये अलग कहानी है। मेरा और कुछ कहना है, देखिए मैं आपका जो पोल है इसके साथ मैं क्यों सहमत नहीं हूं, और सुजीत जी से भी पुराने मित्र हैं मैंने, उनके साथ भी मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं आप 3 पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया। एक है एआईटीएमके, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी जी, तीसरी है तृणमूल ममता, और आप आश्चर्य हो जाएंगे वाम भी। क्यों? पश्चिम बंगाल में वाम कमजोर होने का बहुत बड़ा संभावना है, 5-6 15 है, अभी 5-6 कम हो जाता है। मगर केरल में जहां पे एकदम एक तरह बाइपोलर पॉलिटी है, सीसॉ पॉलिटी है, वहां पे सिर्फ 6 है 20 में, और कांग्रेस वहां कमजोर होने का संभावना है। तो मैं समझता हूं आप लोग कांग्रेस को ठीक जगह में आपने लिया कि 90 और 110 के बीच, आप समझ जाइए 100 के आसपास एवरेज, पर बीजेपी को आप थोड़ा बहुत ओवर एस्टिमेट किया। मैं बहुत बार एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं और वही 180-190 के बीच। एक आखिरी चीज, और शायद हमारे मित्र जो सीएसडीएस से आए बताए, देखिए ओपिनियन पोल का एक कमियां है। आप किसी से सवाल पूछिए चुनाव के पहले, आप किसको वोट, आप समझ लीजिए आप बीजेपी का एकदम कंफर्म सपोर्ट। मेरे पास वक्त की पाबंदी है सर, आप बीजेपी कहेंगे, मगर कहां पे
बटन दबाएंगे। ये पता ये नहीं, अलग ठीक है, बात वही बात है, लाइंग वोटिंग का जब बात आइए करते हैं। वही लाइंग इंडेक्स। अभी के आपको मौका मिलेगा राहुल जी, अभी हम चलेंगे। अभी के सर्वे के मुताबिक किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार बनाने के क्या विकल्प हो सकते हैं, ये जानने के लिए एक बार हम फिर चलते हैं हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई के पास। थैंक यू संजय। सबसे बड़ा सवाल है किस तरह की सरकार बनेगी 16वीं लोकसभा में। अगर आज चुनाव हो तो एक बात साफ है, त्रिशंकु लोकसभा, इसमें किस तरह की सरकार बनेगी ये अब देखते हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक IBN 7 CSDS के सर्वे में बीजेपी और उनके सहयोगी दल एनडीए को 212 से 232 सीट मिल सकते हैं, यानी करीब 40 सीट और लगेंगे अगर उनको सरकार बनानी है। कहां से मिलेंगे? अन्ना डीएमके जयललिता ने आज ही कहा है कि वो लेफ्ट पार्टीज के साथ नहीं जाएगी, यानी मोदी उनको टारगेट कर सकते हैं। 14 से 20 सीट आ रही हैं, उनको टारगेट कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस 28 सीट हो सकती है उनकी। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, वो कह रही है बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने वाजपेयी सरकार को सहयोग दिया था। टीडीपी जो इस समय बातचीत कर रही है मोदी के साथ, उनको 10 से 16 सीट मिल सकती है। ऐसी स्थिति में एक सरकार काफी आसानी से बन सकती है। एक और विकल्प है, और यह विकल्प शायद, क्योंकि ममता बनर्जी अगर मोदी को समर्थन न दे तो किस तरह का विकल्प है? एनडीए को 212 से 232 सीट अगर मिलती है, उसके बाद एनडीए किसकी तरफ जाएगी? अन्ना डीएमके, मैंने बार बार कहा है, जयललिता शायद नरेंद्र मोदी की टारगेट नंबर 1 रहेगी। पहले भी उन्होंने स्टेज शेयर किया है मोदी के साथ। बसपा 8 से 14 सीट। क्या मायावती अगर उनको थोड़े ज्यादा मिले अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने यूपी में भी समझौता किया है। वाईएसआर कांग्रेस 11 से 17, जगन रेड्डी भी समझौता कर सकते हैं बीजेपी के साथ। आंकड़े थोड़े इस बार इतने मजबूत नहीं है जो पहले विकल्प में थे, यानी एक तरह से मायावती, ममता और जयललिता, इन तीनों में से अगर 2 भी सहयोगी मोदी को मिले तो उनकी सरकार बन सकती है। यह है हमारे रूट्स टू पावर, किस तरह से सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में आ सकती है। संजय, बैक टू यू। शुक्रिया राजदीप। ये हैं सत्ता के दरवाजे। 2 दृश्य हमने बताए, 2 सिनेरियो बताए। जो लोग ज्यादा चर्चा में है प्रेफरेंसेस के तौर पर, उनको लेके संभावना भर है, सही निकले जरूरी नहीं है। इसमें आप ध्यान देंगे कि बीजेडी को हमने यहां पर शामिल नहीं किया है इन 2 सिनेरियो में। कुछ और सिनेरियो हो सकते हैं, मेहमान उस पर रोशनी डालेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये जो पॉसिबल नंबर सामने आ रहे हैं उस पर हम दर्शकों को ये भी बता दें विनोद जी कि वो कह रहे हैं भल्ला साहब की अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को, एनडीए को आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसको डिफेंड करना चाहिए राहुल को। मैं तो एक पहली चीज ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि प्रणॉन्जय जी जो कह रहे हैं उसमें एक विरोधाभास था। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सीटें बढ़ सकती हैं और लेफ्ट की केरल में बढ़ जाएंगी। हम लेफ्ट फ्रंट को कितनी सीटें दे रहे हैं? 15 से 23। अगर ममता बनर्जी की बंगाल में सीटें बढ़ गई और केरल में आप सीटें बढ़ा देंगे तो या तो ममता बनर्जी की सीटें बढ़ेंगी या तो लेफ्ट की बढ़ेंगी, दोनों की एक साथ नहीं बढ़ सकती हैं। अगर 14 सीटें वहां मिल जाए और 14 यहां मिल जाए तब भी लेफ्ट 28 पे रहेगा। लेफ्ट अगर आप 2004 से देखेंगे तो एक परमानेंट डिक्लाइन के फेज में चल रहा है। अब उसके कारण क्या है वो प्रणॉन्जय जी अच्छे से समझते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हम एडीएमके को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं वोट के संदर्भ में। अभी क्या हो रहा है, जो जनवरी और फरवरी के बीच में तमिलनाडु में अंतर आ रहा है, वो अंतर ये आ रहा है कि डीएमके थोड़ा सा गेन कर रही है। और डीएमके के गेन करने की वजह से, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी फाइट होगी तमिलनाडु में वो डीएमके और एडीएमके के अलायंस के बीच में ही होगी। तमिलनाडु हमेशा से प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि आखिरी में वहां पे जो अलायंस पॉलिटिक्स होती है वो डिटरमिन करती है। आइए एक तीसरे ऑप्शन पर फिर नजर डाल लेते हैं। राजदीप ने जो सरकार के 2 विकल्प सुझाए, एक तीसरा विकल्प भी है, तीसरा मोर्चा या फेडरल फ्रंट की सरकार। अगर अभी जयललिता को तीसरे मोर्चे में माने और उनके साथ माया, जगन, ममता, चंद्रबाबू नायडू, लेफ्ट, नीतीश और नवीन पटनायक भी जुड़ जाएं तो ये आंकड़ा पहुंचेगा 89 से 85 के बीच, 79 से 85 के बीच। ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी जिनके पास 119 से 139 सीटें आने की संभावना है, बाहर से समर्थन दें तो इस फ्रंट या इस मोर्चे की सरकार बनने के आसार भी हैं, लेकिन कम हैं। बढ़ाएं चर्चा को आगे। विनोद जी, एक सवाल विनय से अगर आप पूछना चाहें क्योंकि वो भी हमारे साथ शामिल है। जी विनय, मैंने भी कुछ देर पहले सवाल पूछा था कि प्री पोल अलायंसेस कितने इंपॉर्टेंट है, पोस्ट पोल कितने इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट सिनारियो है इसमें
पोस्ट पोल ही काम आएंगे, प्री पोल शायद ना आए। आप क्या कहते हैं? देखिए, प्री पोल अलायंसेस बहुत बार अर्थमेटिक के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए होते हैं, और पोस्ट पोल अलायंस हमेशा अर्थमेटिक के लिए होते हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इसलिए मनीषा जी जो कह रही थी एकदम सही कह रही थी कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ प्री पोल अलायंसेस ज्यादा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अलायंसेस केमिस्ट्री के लिए हैं। एक आपको टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है, एलजेपी के साथ जो टाइप हुआ उसमें सीटों का गेन इतना नहीं होने वाला, लेकिन एक टॉकिंग पॉइंट है, क्योंकि उदित राज को आप यूपी में मेंशन करेंगे, पासवान को बिहार में मेंशन करेंगे, रामदास अठावले को महाराष्ट्र में। तो ये है कि जब मुलायम, नीतीश और लेफ्ट अगर कम होकर के आ रहे हैं और सारी बाकी पार्टियां यानी जयललिता, ममता, मायावती, नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश की कोई एक पार्टी मिल करके एक धड़ा बना ले और कहे चलिए अब हम एक बड़ी पार्टी का समर्थन लेते हैं, तो वो 100 सीट ज्यादा वाले बीजेपी का समर्थन लेंगे या 100 वाले कम वाले कांग्रेस का समर्थन लेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहले सीएसडीएस एजेंसी नहीं है, शोध संस्थान है, क्योंकि आप चलिए हम कहते हैं कटाक्ष और कर्कशता के शब्दों की रोचकता पे हम बात कर रहे थे, तो हम सिर्फ सर्वे नहीं करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। दूसरा, ये सीट प्रोजेक्शन हम सिर्फ वोट एस्टिमेट देते हैं, सीट प्रोजेक्शन आईबीएम के स्टैटिस्टिशियन करते हैं। तीसरी बात, थर्ड, जो जयललिता और लेफ्ट फ्रंट का जो गठबंधन टूटा है आज, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जयललिता को ये पता चल गया है कि ये थर्ड फ्रंट नहीं बनने वाला है। वो लेफ्ट के साथ आ ही इसलिए रही थी कि उन्हें लगा था कि लेफ्ट फ्रंट, तो हम कहते हैं दो वेदर कॉक, रामविलास पासवान और जयललिता। एक मिनट खत्म कर लेने दीजिए। वो लेफ्ट के साथ इसीलिए आए थे कि उन्हें लग रहा था कि लेफ्ट फ्रंट एक धुरी बनेगी जिसके किनारे किनारे सारे थर्ड फ्रंट बनेगा। इस देश में थर्ड फ्रंट तभी बना है जब एक बड़ी धुरी रही है। जनता दल 1989 में था, 1996 में जनता दल था, करीब 50-60 सीटें किसी एक दल को आए, उसी के किनारे से ना अर्ली पीकिंग पे कोई खास रिसर्च है हमारे यहाँ। मैं उसका काउंटर कहूंगी कि शायद उनको बढ़त दिखे तो एड्रेनालिन इफेक्ट हो। तो ये सब एक तरह से एक मुहावरा के लिए एक और मुहावरा, एक लोकोक्ति के लिए एक और लोकोक्ति। हमारा जो चुनाव है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और मोदी साहब उनको रैली एड्रेस करनी है। आपको दिख रहा है कि किन जगहों पे वो ज्यादा रैलियां एड्रेस कर रहे हैं। विशेष रूप से वो मैदानी इलाके हैं भारत के, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में। यहां वो पीकिंग क्या, वो चाहते हैं कि उस पीक पे पहुंचे, जहां पहुंच करके दिल्ली का रास्ता, द्वार जो है एक तरह से खुले उनके लिए। तो पीकिंग क्या, अभी तो वो धूल में बिल्कुल यहां घूमेंगे और पीकिंग इफेक्ट के बदले हो सकता है एड्रेनालिन इफेक्ट भी हो। लेकिन ये पीकिंग और एड्रेनालिन में यहां जो मैंने पहले भी कहा था कि जो छोटे इनको अलाइज मिल रहे हैं, इससे कितनी ज्यादा वो रोलर इफेक्ट ले आ सकते हैं, क्योंकि इन छोटे अलाइज का महत्व ये है कि यहां वोट ट्रांसफर होगा, ये एक दूसरे का वोट काटेंगे नहीं। और जब हम रामविलास पासवान का नाम लेते हैं तो साथ साथ एक और शख्सियत का नाम लीजिए, वो छेदी पासवान। तो कहीं ना कहीं पूरा पासवान धड़ा जिसको नीतीश ने महादलित की महायुति के नाम पर बाहर रखा था, पासवान माइनस ऑल दलित था, वो पूरा इक्वेशन बदलेगा इस पूरे इलाके में। तो पीकिंग इफेक्ट क्या, एड्रेनालिन इफेक्ट की तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि अपने धूरी सरित से पजामे से वो कहीं ना कहीं मिट्टी से नए नए पौधे जो हैं वो उपजाएं अपनी जीत के। इसी में एक सवाल आता है, अभी आता हूं सर आपके पास, एक बार विनय के पास चलेंगे। विनय, देखिए ये जो पीकिंग आउट की बात है, इसके साथ एक बात और होती है कि देखिए कैंडिडेट कैसे आएंगे। अगर थोड़े बहुत भी परिवार वालों को, दागी लोगों को टिकट दे दिए तो दोनों पार्टियां देंगी और एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज इफेक्ट होके शायद दोनों बराबर पे हो जाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा और बढ़ जाए और घट जाए। सर्वे के अलावा जो जनरल माहौल और पॉलिटिकल कन्वर्सेशन हम अपने पास देखते हैं, उसको देखते हुए किधर ज्यादा इशारा आपको दिखता है, बढ़ने की तरफ या घटने की तरफ? देखिए संजय, दो चीज बड़ी साफ है। ये जो एक्स फैक्टर्स की बात है, मेरे जहन में केवल एक ही एक्स फैक्टर है, जो 120 सीटें हैं यूपी और बिहार की, दिल्ली का गेट यही है। इन दोनों राज्यों में अगर कुछ फेरबदल होता है तो एक्स फैक्टर वही है। बाकी सारे राज्यों में लगभग आपको एक क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज यह है संजय, जो हमें फर्क दिख रहा है, हम लोग जब राजनीतिक लोगों से मिल रहे हैं या बाहर मैदान में जा रहे हैं, जब देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा फर्क दिख रहा है वो ये है, जो कार्यकर्ता का मनोबल है दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में, उसमें बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है हमें। 2004 और 2009 में हालांकि नतीजे दोनों बार विपरीत आए, जो लोगों ने अटकलें लगाई उससे, लेकिन मनोबल में जो फर्क इस बार हमें दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक डिफीटिस्ट माइंडसेट आ गया है काडर के अंदर, और उस डिफीटिस्ट माइंडसेट से आपकी मार्जिन कभी कभी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं बीजेपी के काडर में एक तरीके का जो एड्रेनालिन इफेक्ट की बात मनीषा कर रही थी वो दिख रहा है, और इस तरीके के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की वजह से कुछ पार्टीज को 10, 20, 15 सीट का नुकसान या फायदा भी हो जाता है। इसलिए ये जो काडर मोराल है, इससे जो काफी एक सेंस लगता है कि दोनों पार्टियों में लड़ने की क्षमता कितनी है, कोई इसको फाइट ले जा सकता है कैंप तक या नहीं ले जा सकता है। संजय जी, विनोद जी।
जी, अर्ली पिकिंग से हमारा यही मतलब था, जो आपने बताया कि अगर कार्डर का मोराल सही है, अपनी जगह पर है, कायम है, तो अर्ली पिकिंग जरूरी नहीं कि हो। परम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थोड़ा सा एक चीज कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल मनीषा जी, विनय जी के साथ सहमत हूं, मगर सिर्फ मैं, हमारे जितने सारे दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, मनीषा जी एक कहावत का ना, वो शेरवानी के बारे में, बांग्ला में एक अच्छी कहावत है, वो बांग्ला में बोलते हैं गाछे काटल गोपे तेल, मतलब आपका कटहल अभी भी पेड़ में है मगर आपका मूंछ में अब तेल लगाना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूं आने वाले जो हफ्ते हैं ना, बहुत कुछ हो सकते हैं। आपने ये पूछा कि कैंडिडेट्स का क्या होगा। देखिए, नई पार्टी आई है, हमने आज उसका चर्चा नहीं किया, इससे मैं काफी सहमत हूं, हाँ, क्योंकि उनको 3% मिल रहा है सारे देश में, मगर ये पार्टी आई थी कि ये दे आर द पार्टी विद द डिफरेंस, हमें फर्क है। अब 300, 200, 100, 50 कैंडिडेट्स नहीं वो ढूंढ सकते। तो इसलिए जो आपने सवाल पूछा, ये बड़ा ठीक सवाल है कि अगर 3 पार्टी समझो एवरेज पे 1500 कैंडिडेट्स, ये हमारी इतनी क्या कहते हैं, गुड फॉर्चून नहीं है कि हिंदुस्तान में 500 भी अच्छे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हों। तो इसलिए ये जो है, ये सारी पार्टियों को होगा, भाजपा को होगा, कांग्रेस को होगा, बाकी पार्टियों को होगा कि कैंडिडेट्स कहां से लेके आएंगे। एक सवाल में एक सुधी आपकी, अभी आज की डेट में यूपीए को 29% वोट दिखा रहे हैं हम, और बीजेपी एनडीए को 36% वोट दिखा रहे हैं। ये जो 7% का इतना बड़ा गैप है, ये अब 30 दिनों में बहुत बढ़ने वाला नहीं है। मोर और लेस ट्रेंड इसी तरफ रहेगा, अनलेस कोई बड़ी चीज हो जाए, और उस बड़ी चीज की उम्मीद दिखती नहीं है अभी। ठीक है, एक अप्रत्याशित चीज, एक सेकंड, एक अप्रत्याशित घटना, वो एक अलग बात है, कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज। लेकिन भल्ला साहब, आपके पास आऊंगा छोटे से जवाब के लिए। क्या ऐसा हो सकता है, और ये कब हुआ है चुनाव में, कि यूपी में 18 से 36, बिहार में भी वही हाल, इतना बड़ा मार्जिन बीजेपी को जो मिलता हुआ दिख रहा है, क्या ये रेयर है? क्या ये पहले होता रहा है? क्या अब जो बीजेपी के सामने कांग्रेस 25 के आसपास और बीजेपी 33 के आसपास नजर आ रही है, एनडीए 36 के आसपास नजर आ रहा है, क्या ये मार्जिन इतना सेफ आ गया कि हम इसको स्टेबलाइज्ड मान लें ट्रेंड को, या बदल सकता है? राहुल ने जो सवाल किया, एक अगर हम इलेक्शंस देखें 1979 के बाद, 89 के बाद, जब से कोएलिशन का धरना शुरू हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी, हाथ का छाप और कमल का छाप, हमेशा 47 और 53 के बीच में रहा है। 53, हाँ, 47 and 53, 47, चाहे जो इलेक्शन ले लो, 89 ले लो, 91 ले लो, 50 इज द एवरेज। अगर हम ये देखें जो आपका पोल में आ रहा है, अगर 36-37 अगर भाजपा को मिल जाए और कांग्रेस को 18-16 मिल जाए, तो ये टॉप एंड पे होगा। और दूसरा रिवर्सल होगा जो 2009 में हुआ था। 2009 में कांग्रेस को 28 मिले थे और भाजपा को 18। इस टाइम 53 टोटल होगा और ज्यादा भाजपा को होगा। तो इसलिए ये एक और फैक्टर है कि ये जो वोट शेयर, वो जो सीट शेयर आपने जो सीट फोकस की है, वो शायद कम लगती है मेरे को, अगर वोट शेयर के ऊपर मैं जाऊं। बिल्कुल, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं पहले, जो आंचलिक जो अभिव्यक्ति होती है, इलाकाई जुबान कई दफे, जैसे 82 को 82 कहते हैं कुछ लोग, 11 कहते हैं, तो जो सुरजीत ने लफ्ज इस्तेमाल किया 53 पंजाबी का शब्द है, 53। बिल्कुल। मनीषा, यहां आपके पास एक सवाल, हम लोग, सब लोग, सारे सर्वे में ये आ रहा है कि 75% से ज्यादा लोग यूपीए की वापसी नहीं चाहते, तो हम कहते हैं एंटी कांग्रेस वेव है। ऐसे एंटी कांग्रेस वेव में भी कांग्रेस 28.8% से गिर के 25% पर आती हुई दिख रही है, तो एंटी कांग्रेस वेव कहां हुआ? नहीं, ये केवल अगर आप देखिए तो कहां से ये मत आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्थानीय आकलन ये दिखता है कि एक कम्युनिटी, मैं नाम ले नहीं चाहती, लेकिन वो एक दलदल में फंसी हुई कम्युनिटी ना आगे बढ़ सकती है, और सांप्रदायिकता के मामले पे इतना डरती है अपने राइट के टू लाइफ से कि वो कहीं ना कहीं अपना एक फिक्स डिपॉजिट आप जा रहे हैं, उसके पहले वो एक सेफ जगह में छोड़ जाना चाहती है। फिक्स डिपॉजिट का इस बार विड्रॉवल होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारे मेहमानों का फाइनल व्यू क्या बनता है वो पूछेंगे, लेकिन इस सवाल के साथ
कि इस वक्त जो एक्स फैक्टर हमने बताया उसमें एक नई चीज ये है कि हाई टर्नआउट, हर चुनाव में लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं और 10 करोड़ नए मतदाता और युवा मतदाताओं की संख्या उस आबादी के अनुपात में पहले से बहुत ज्यादा। ये इस चुनाव परिणाम को अभी जो पॉलिटिकल डायरेक्ट हो गया है उसमें कितना असर डालेगी, किधर ले जाएगी? भल्ला साहब से शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मेरा पहला आंसर ये है कि ज़्यादा ये फर्क नहीं होता अगर लोग जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली शिफ्ट हो जाते हैं। मगर इस सर्वे में ये निकला है कि जो यंग वोटर्स हैं 50% आर इन फेवर ऑफ मोदी, तो इसलिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं तो जो यंग है वो भी इसके लिए कोई और के लिए। क्या फैक्टर है जो चुनाव के इस हवा को बदल सकता है? अभी जो सुरजीत जी जैसे कहा, अगर किसी कारण में वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, देखिए पिछले 5 अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे 60 के आसपास होते हैं, कभी 98, कभी 59, मतलब 60 के आसपास। अगर ये बढ़ के अचानक 64 हो जाता है तब तो ये मोदी जी के लिए और आपके लिए भी फायदा होगा। दूसरा पॉइंट, देखिए ये वोट शेयर सीट में बहुत मुश्किल का काम है। 2004 और 2009 के बीच कांग्रेस का वोट शेयर 2% बढ़ा, मगर एमपी का सांसद का संख्या 61 बढ़ा। बीजेपी का 3.5% के आसपास वोट शेयर गिर गया, मगर सिर्फ 21 सीट कम हो गया। आखिरी बात, देखिए आपके बारे में सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। किसको मालूम था कि शीला दीक्षित जी 25,000 वोट में हार गए, अभी राज्यपाल बन गए केरला का। कौन सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर दिल्ली में भी कम मनीषा 2%। लाइटनिंग मुश्किल से एक टाइम आती है, आप कह रहे हैं 2 टाइम आएगी। एक यंग वोटर या वोट इसमें पार्टिसिपेशन जब गहराता है तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग की तरफ वर्डिक्ट जाएगा, तो वो इधर जाएगा कि उधर, इस पर शायद कह सकना स्पष्ट रूप से वो नहीं तय कर सके हम। और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये एक निर्णय जो हुआ इस चुनाव में, उसमें अप्रत्याशित देर तक चुनाव का होते रहना। और मुझे अब भी याद है किसी एक चैनल पे लोग ये कहते रहे कि फला अमुक पार्टी के लोग जो है वो सुबह जाके वोट डालते हैं, किसी ने कहा ये देर से अगर निकला तो उस पार्टी के होंगे। तो ये समझदारी अभी भी लोगों के बारे में यही थी कि लोग एक वोट दल में गाय की तरह बंधे होते हैं और वो वहीं जाके वोट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे। और दिखा क्या कि लोगों ने अपने स्व विवेक का इधर या उधर इस्तेमाल किया। बहुत नए किस्म का फ्रीडम बिल्कुल निर्णय की प्रक्रिया होगी। आपके भी 15 सेकंड। 3 छोटी छोटी चीजें। पहली, टर्नआउट और कौन जीतेगा, रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा, इस चुनाव में खासकर ऐसा दिख रहा है कि यंग वोटर्स थोड़ा सा बीजेपी के लिए टिल्ट हो रहे हैं। कितना टिल्ट होंगे 1 महीने में ये नहीं पता है, बट जैसा कि मोदी की प्रेफरेंशियल रेटिंग्स दिखा रही हैं वो टिल्ट हो रहे हैं। और तीसरी बड़ी चीज, ऐसा मुझे लग रहा है और खास तौर से सर्वे का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये प्लेबिसिटरी इलेक्शन होने वाला है। किसी एक व्यक्ति के नाम पे और कुछ आइडियाज पे ये चुनाव होंगे। उसके विरोध में भी लोग जा सकते हैं, बट एकदम प्लेबिसिटरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। विनय, आपके भी 15 सेकंड। अच्छा, विनय जा चुके हैं। विनोद जी, आपके समापन के पहले मेरा एक लाइन का कमेंट, वो ये कि बड़ी पुरानी कहावत है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। मेरा कहना है कि बंदे इस बार नेताओं को तौल करके वोट देंगे। जी यकीनन, और लैंडस्केप बदलेगा, नक्शा बदलेगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सन 84 के चुनावों को अगर हम याद करें तो अब तक के वो इकलौते चुनाव हैं जहां पर चुनाव का सर्वे 100% सही साबित हुआ था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की लहर चल रही थी। सन 84 का चुनाव लहर वाला आखिरी चुनाव था। उसके बाद से मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ और मुझे कम से कम ऐसा कोई सर्वे याद नहीं आता जो 100% सही साबित हुआ हो। अक्सर सर्वे मौसम के हाल के अनुमान की तरह साबित हुआ। पहाड़ी इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन को 212 से 232 सीटें मिलने की संभावना है। मैदानी इलाकों में खुश्क रहेगा मौसम, उसकी संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 119 से 139 सीटें मिलने की संभावना है। सिर्फ संभावना है। चुनाव तक पहुंचते पहुंचते यह तस्वीर बदल भी सकती है। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान की तस्वीर क्या होगी, उसे लेकर हम हाजिर होंगे इलेक्शन ट्रैकर के आखिरी हिस्से के साथ अप्रैल के महीने में। फिलहाल आने वाले सोमवार से 8 बजे देखिए आप प्रश्नकाल मेरे साथ और 9 बजे देखिए इंडिया 9 बजे संजय पुगले के साथ। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।